नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम ये क्लास पढ़े क्यों, और यानी इसको हम अगर बोलेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का अगर अपन बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब केवल भारतीय संविधान नहीं है, साथ साथ शासन व्यवस्था। और इस प्रश्न पत्र को हम पढ़ें क्यों, इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तमाम तरह के सवाल आपके मन में होंगे कि हम इस प्रश्न पत्र को पढ़ें क्यों, कैसे पढ़ें, इसका महत्व क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का जो सिविल सेवा परीक्षा है, एमपीपीएससी तो एक संवैधानिक संस्था है जो कई तरह की परीक्षाएं आयोजित करती है। जो सिविल सेवा परीक्षा है, इस सिविल सेवा परीक्षा का पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा। और आपको ये जानकर के अत्यंत प्रसन्नता होगी कि इस प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रश्न पत्र से, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था से लगभग 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा जो चरण है इसका वो है मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र द्वितीय है, अर्थात पेपर 2 है, पेपर टू है, उसका मैक्सिमम पाठ्यक्रम भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करेगा, उस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में 10 से 15 सवाल, मुख्य परीक्षा में पेपर 2, मैक्सिमम सिलेबस यही। और यदि अपने को भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था की मूलभूत समझ अगर होती है, तो हम जो तीसरा और अंतिम चरण होता है इस परीक्षा का, जिसका नाम है साक्षात्कार, उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं हम लोग? बेहतर प्रदर्शन यहां पे कर पाते हैं, बेहतर अंक आ पाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, तीनों ही दृष्टि से ये प्रश्न पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है सिविल सेवा परीक्षा में। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये भ्रम रहता है कि सर संविधान से तो सवाल पूछा ही नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पेपर केवल संविधान नहीं है, इस पेपर में शासन व्यवस्था का मूलभूत स्वरूप भी विद्यमान है, जो भारतीय सरकार, जिसको भारतीय जनता ने, भारतीय संविधान ने जिसको स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ केंद्रीय स्तर पर एक और संवैधानिक संस्था यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक परीक्षा कराती है जिसका नाम है सिविल सेवा परीक्षा। तो हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। ठीक इसी तरह जो पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये जो परीक्षा कराता है सिविल सेवा परीक्षा। कौन सी परीक्षा भैया? सिविल सेवा परीक्षा। इस सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण है, और द्वितीय चरण इसका क्या है? द्वितीय चरण है इसका मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रश्न पत्र से 19 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल पूछे जाएंगे यहां से? लगभग 19 से 20 सवाल, अपेक्षाकृत, और कई बार 20 से ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो समझिए, जिस परीक्षा का कट ऑफ ही 55 से 60 प्रश्न जाता है, उस परीक्षा में 19 से 20 सवाल अगर संविधान एवं शासन व्यवस्था से पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न पत्र कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही जो मुख्य परीक्षा का पेपर 2 है भैया, पेपर 2 का अधिकतम पाठ्यक्रम भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर 2 प्रारंभिक परीक्षा। और जब इसकी बेहतर समझ विकसित हो जाती है आपकी संविधान एवं शासन व्यवस्था की, तो आप लोग साक्षात्कार में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। बेहतर प्रदर्शन साक्षात्कार में कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे आप लोग? बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे साक्षात्कार में।
और साक्षात्कार में बेहतर प्रदर्शन का अर्थ समझ रहे हैं कि राजपथ के दरवाजे आपके लिए खुल गए। तो समझिए, ये प्रश्न पत्र इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी, साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग की तीनों ही चरणों में, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में समान रूप से उपयोगी है। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें, अभी आपके लिए एक इसे बोलते हैं हिडन जो प्रॉफिट है, इसका छुपा हुआ जो लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ जो अपने को मिलने वाला है, वो मिलने वाला है कि दोनों ही परीक्षाओं में पेपर 4 चतुर्थ प्रश्न पत्र, और जिसको अपन क्या कहेंगे, शासन में नैतिकता, कई लोगों के बीच में ये पेपर इथिक्स के रूप में लोकप्रिय है। अभी तो इसका ठीक नाम क्या है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड जो प्रश्न पत्र है शासन में नैतिकता, अगर आपको संविधान और शासन व्यवस्था की मूलभूत समझ विद्यमान है, बेहतर समझ अगर विद्यमान है, तो इस प्रश्न पत्र में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही जो निबंध प्रश्न पत्र होता है, निबंध प्रश्न पत्र में भी आप यूपीएससी में और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, दोनों में ही निबंध प्रश्न पत्र में अगर आप संविधान और शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई निबंध अक्सर पूछा जाता है, एक निबंध ऐसा होता है जो टॉपिक इस डायमेंशन को कवर करता है, तो वहां निबंध में भी आप बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था का जो प्रश्न पत्र है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के लिए कितना बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। और सवाल ये उठता है विद्यार्थियों कि इसको पढ़ें कैसे। इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम आप लोगों के पास है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का तार्किक वर्गीकरण कैसे करें, और इसका वर्गीकरण करने के लिए हम पढ़ने के लिए हम दो तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ पहलू ऐसे हैं जो सैद्धांतिक पहलू हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। सैद्धांतिक पहलू कौन से? भारतीय संविधान के सैद्धांतिक पहलू, भारतीय संविधान के सैद्धांतिक जो पहलू है भारतीय संविधान के संदर्भ में, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अर्थात पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न पत्र में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बेसिकली क्या है, प्रियम्बल क्या है। प्रस्तावना अर्थात अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है इस संविधान का, क्यों आखिर हम इतने बड़े संविधान को क्यों स्वीकार किया है अपन ने। तो सैद्धांतिक पहलू में हमने क्या देखा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह जानने का प्रयास करेंगे कि उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, अर्थात इतने बड़े संविधान को हमने स्वीकार क्यों किया है। फिर देखेंगे कि ये प्रस्तावना जो लागू होगी किस देश पे लागू होगी, बेटा भारत पे। और भारत है क्या, हम लोग देखेंगे कि भारत राज्यों का संघ है। कैसा संघ है? राज्यों का संघ। राज्यों के संघ से तात्पर्य क्या, भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी संधि का परिणाम है, यह सामान्य रूप से सभी राज्य एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इन सभी प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे और ये सैद्धांतिक पहलुओं में दिखाई देंगे। किसी भी संविधान को लागू करने के लिए किसी संविधान का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा यदि उस देश के निवासियों के लिए कुछ अधिकार प्रदान नहीं किए जाएं। तो फिर हम लोग देखेंगे इस भारतीय संविधान में कि मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और ये आपके जो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में है, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा हो, यूपीएससी का हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, दोनों में मौलिक अधिकार जिनको अपन बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स। और हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और देखेंगे क्या मौलिक अधिकार है, किस तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और क्या ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि क्या इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, और लगाया भी जा सकता है तो किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है।
आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि एक बार भारतीय शासन व्यवस्था के प्रश्न पत्र में संघ लोक सेवा आयोग ने यही सवाल पूछ लिया कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उस पर क्या युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। उनको हम लोग देखने की युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकते हैं, अगर है तो किन परिस्थितियों में लगाए जा सकते हैं, कौन लगा सकता है और ये किस तरह से नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार या सैद्धांतिक पहलू में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं भैया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और अगर आप संविधान की बात करेंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इनको देखने की कोशिश करेंगे। ये राज्य के लिए क्या निर्धारित करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करेंगे तो राज्य के लिए क्या बताएंगे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्या सलाहकारी है, क्या यदि कोई राज्य की सरकार या देश की सरकार इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती है तो उस पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। इन पहलुओं को अपन देखने की कोशिश करेंगे सैद्धांतिक पहलुओं में। ये तो नागरिकों के लिए हो गए, सरकार के लिए भी हो गए, ये नागरिकों को अधिकार दे दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी देश के नागरिक को कोई अधिकार दे दिए गए हैं तो क्या उस देश के नागरिक का देश के प्रति कोई कर्तव्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। आप लोग सभी लोगों का आंसर हाँ होगा। तो हम तीसरी स्थिति में आगे पढ़ेंगे, हम मौलिक कर्तव्य क्या है भारतीय संविधान में। मौलिक कर्तव्य सैद्धांतिक पहलू, तो हम लोग मौलिक अधिकार भी देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी देखेंगे, मौलिक कर्तव्य भी देखेंगे। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कब इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया, कब जरूरत पड़ी, इन सभी पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे। अब बात इतनी नहीं, भारतीय संविधान के सैद्धांतिक पहलुओं में हम लोग क्या देखने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे भारतीय संविधान की शासन व्यवस्था में क्या है। शासन व्यवस्था में हम लोग राष्ट्रपति भी देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि संसद क्या है, अर्थात ये विधानमंडल क्या है, विधायिका का काम क्या है, विधायिका, संसद। अब विधायिका में कौन कौन से अंग होंगे, विधायिका में अंग होंगे, राष्ट्रपति है, संसद है। इनको जब विधायिका ने कोई काम कानून बना दिया, ये कानून संविधान सम्मत है या नहीं, संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या नहीं, इसको देखने का काम कौन करेगा, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के भी सैद्धांतिक पहलुओं को देखने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि राज्यों के विधानमंडल क्या है, राज्यपाल की क्या स्थिति है राज्यों में, और राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल, इन पहलुओं की देखने की कोशिश करेंगे। राज्यों के विधानमंडल में राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषद जिन राज्यों में है, जिन राज्यों में नहीं है वहां केवल विधानसभा। जब राज्यों के विधानमंडल हम देख लेंगे तो सवाल यह उठता है कि ये संविधान में इस तरह के प्रावधान भी हैं जो तृणमूल स्तर तक जाते हैं, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण को स्थापित करते हैं, अर्थात ग्रामीण स्तर पर भी क्या कानून बनाने की कोई व्यवस्था है, क्या उनके क्रियान्वयन करने की कोई व्यवस्था है। तो हम पंचायतें भी देखेंगे, यानी स्थानीय निकाय देखेंगे, पंचायत देखेंगे, नगर निकाय देखेंगे, यानी इसको बोलेंगे हम लोग स्थानीय शासन की बात करेंगे, स्थानीय शासन की बात, लोकल गवर्नेंस की बात करेंगे, स्थानीय शासन की बात करेंगे। साथ ही साथ सैद्धांतिक पहलुओं में हम ये देखने की भी कोशिश करेंगे कि अर्थात हमारे यहां निर्वाचन किस तरह से होगा। निर्वाचन में हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधि, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, काफी सवाल पूछे जाते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एवं उनसे जुड़े हुए सवाल,
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एवं संशोधन, जो संशोधन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं, उन संशोधनों को भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये हमारे पढ़ने का तरीका है। और हम ये भी देखेंगे कि केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हों, केंद्र व राज्यों के मध्य क्या संबंध हो, राज्यों के मध्य क्या संबंध हो, राज्यों के मध्य क्या संबंध हो, ये देखने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। क्या हमारे यहां केंद्र राज्यों पर हावी है, केंद्र का राज्यों पर कितना नियंत्रण है, और राज्यों का केंद्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है। और एक नया शब्द निकल के सामने आता है, हम देखेंगे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तो सहकारी संघवाद भी देखने की कोशिश करेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सैद्धांतिक पहलू में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि सैद्धांतिक पहलू हैं वो भारतीय संविधान में, इनके लिए नियम क्या हैं, इनके प्रावधान क्या हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। कई संवैधानिक पद हैं, कई संवैधानिक पद हैं और संवैधानिक निकाय हैं, उनके प्रावधान भी देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं, सिलेबस का तार्किक विभाजन कर लेना चाहिए और तार्किक विभाजन के बाद फिर हम उसको एक गहरी समझ के साथ अध्ययन करना चाहिए, ताकि बेहतर अंक कैसे प्राप्त हो। अपना उद्देश्य क्या है? बेहतर अंक कैसे अर्जित करें, अच्छे अंक कैसे अर्जित करें, ये हमारा उद्देश्य है। हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो संविधान के जो प्रावधान हैं, क्या इन प्रावधानों में हम कोई संशोधन कर सकते हैं? मूल जो संविधान दिया गया है, तो संशोधन करने की शक्ति और संशोधन करने के तरीके, काय का संशोधन करने के? संविधान संशोधन का। संविधान संशोधन के तरीके और नियम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये हम सैद्धांतिक पहलुओं के तहत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अर्थात समझ गए? इस प्रश्न पत्र के सैद्धांतिक पहलू हम क्या देखेंगे? जो समाज संविधान में जो प्रदान किए गए, संविधान में जो प्रदान किए गए अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, विभिन्न विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के नियम हैं, पदों के नियम हैं, उनकी कार्य प्रणाली है, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम केवल इतना ही देखते हैं, साथ में ये भी देखेंगे, निर्वाचन आयोग भी देखने की प्रयास करेंगे। निर्वाचन आयोग नहीं देखेंगे तब तो सारी चीजें विफल हो जाएंगी, लोकतंत्र कैसे होगा। निर्वाचन आयोग किस तरह से कार्य करता है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो हम लोग देखेंगे इस प्रश्न पत्र में, उस प्रश्न पत्र में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे भैया, व्यावहारिक पहलू क्या है भारतीय संविधान के। व्यावहारिक पहलू अर्थात परिस्थितिजन्य और गत्यात्मक स्थिति किस तरह से निर्मित होती है। कैसी स्थिति? व्यावहारिक पहलू। व्यावहारिक पहलू भारतीय संविधान के क्या है? भारतीय शासन व्यवस्था के व्यावहारिक पहलू क्या है? व्यावहारिक पहलुओं को अगर अपन परिभाषित करेंगे तो पहली बात तो यही, कैसी पहलू? परिस्थितिजन्य। कैसी घटना है? परिस्थितिजन्य एवं गत्यात्मक स्थिति होती है। ये कैसी स्थिति होती है भैया? अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ये परिस्थितिजन्य और गत्यात्मक स्थिति होती है। अर्थात भारतीय शासन व्यवस्था में समय समय पर ऐसी कौन सी तत्व उभर के आएंगे जिनका समाधान हम इन सैद्धांतिक पहलुओं में देखने का प्रयास करेंगे, और नहीं मिलेगा तो कोई नए तरीके भी अपनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है इसमें लोकतंत्र में सिविल सेवा। लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका क्या है? लोकतंत्र में सिविल सेवक की भूमिका क्या है, ये स्पष्ट करना पड़ेगा हमको। ये भूमिका क्या है, सिविल सेवक की भूमिका क्या है,
और जब हम सिविल सेवक की भूमिका देखेंगे तो हमको स्पष्ट करना पड़ेगा, ये व्यवहारिक पहलू, ये परिस्थितिजनक एवं गत्यात्मक स्थिति को हैंडल करने का तरीका, यानी इस स्थिति से, इस स्थिति के समाधान खोजने का तरीका लोकतांत्रिक तरीके से, और लोकतांत्रिक तरीकों में भी सिविल सेवकों के माध्यम से हम किस तरह से खोज सकते हैं। तो आप क्या बनने जा रहे हैं भैया? सिविल सेवक। तो आपकी भूमिका इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? अब आपके मन में ही प्रश्न आ गया होगा कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है। किस तरह के पहलू आएंगे? अभी अपने हाल ही में देखा राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़े मुद्दे, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता से जुड़े मुद्दे। हम लोग पेपर को समझने का कोशिश कर रहे हैं, और अब मेरा पहला तरीका यही रहता है, मेरी कक्षा का तरीका ये रहता है, पहले हम समझें हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे क्यों का आंसर अगर अपने को मिल जाएगा तो हम सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में चले जाएंगे, स्वतः पढ़ने की प्रक्रिया में चले जाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आप खुद भी पढ़ पाएंगे, चीजों को गंभीरता से समझ पाएंगे। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता से जुड़े मुद्दे समय समय पर इस देश में उत्पन्न होते रहे और उनका समाधान निकाला जाता रहे। अगर आप अभी हाल ही में देखेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को। अब ये सैद्धांतिक पहलू तो थे, लेकिन व्यवहारिक पहलू में समय समय पर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। साथ ही हम देखेंगे कि जो राजनीति में जो मूल्य हैं, राजनीतिक महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हैं। तो हम इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि राजनीति के जो मूल्य हैं, राजनीति में मूल्यों की स्थापना कैसे हो। और ये पेपर 4 के लिए भी, मैंने पहले बताया था, पेपर 4 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, स्पष्ट हो रहा होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण कैसे रोका जाए, अपराध का राजनीतिकरण कैसे रोका जाए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देंगे। जब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ठीक किया जाए, हालांकि ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये पेपर 4 में भी, शासन में, नैतिकता में भी हम इनको पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बताया था ये पेपर वहां भी इतना ही महत्वपूर्ण। साथ ही हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का हमारी शासन प्रणाली में, वैश्वीकरण का शासन प्रणाली में क्या भूमिका है। आखिरकार हम ऐसा नहीं कि वैश्विक परिस्थितियों से हम अप्रभावित रह रहे हों, नहीं रह पाएंगे। अभी हाल ही में अगर आप ताजा एग्जांपल देखेंगे तो कोविड-19 ये वैश्विक समस्या है, और वैश्विक समस्या से हम भी प्रभावित हुए तो हमारे शासन प्रणाली के विभिन्न आयाम भी परिवर्तित हुए। आजकल आप लोग देखिए, सब लोग लॉकडाउन में रह रहे हैं, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है? वैश्वीकरण का शासन प्रणाली पर प्रभाव, वैश्वीकरण का देश पर प्रभाव पड़ेगा, और देश पर जब प्रभाव पड़ेगा तो शासन प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परिस्थितिजन्य और गत्यात्मक स्थितियां होती हैं, प्राकृतिक संसाधन है, और भारत मैंने बताया था राज्यों का एक संघ है, तो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में बह गया, उसने कहा उत्तर प्रदेश खत्म, तो गंगा नदी बहती है, एकदम बंद हो जाए प्रवाह। बिहार में भी जाएगा, पश्चिम बंगाल में भी जाएगा, अगर कोई नदी बह रही तो केरल में भी जाएगी, तमिलनाडु में जाएगी, कर्नाटक में भी जाएगी। तो इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, अर्थात क्या, नदी जल विवाद विभिन्न राज्यों के मध्य में, तो इनको हल करने के लिए अपने को व्यावहारिक तरीके देखने पड़ेंगे। विभिन्न राज्यों के मध्य जो नदी जल विवाद जैसी समस्याएं उभर के आएंगी, उनको भी हमें हल करना पड़ेगा।
साथ ही अन्य समसामयिक मुद्दे, अन्य समसामयिक मुद्दे जो करंट अफेयर्स में जो इशू आएंगे, जैसे कि अभी हाल ही में इशू क्या आ रहा है, प्रवासी मजदूरों की समस्या शासन प्रणाली का हिस्सा है। प्रवासी मजदूरों की भूमिका, प्रवासी मजदूरों की समस्या का निराकरण कैसे करें, और निराकरण इस तरह से करें जिससे कि मानवीय गरिमा बनी रहे। और अभी आप देखेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया इस समस्या पर, और कहा, सरकार से जवाब मांगा, हे सरकार हमको बताओ, क्या ये बताओ कि प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं तो इन्हें जाने दो, और इनके लिए खाने की, इनकी किराए की व्यवस्था कौन करे? सरकार करे। अर्थात सरकार कौन? भारतीय जनता के द्वारा हुई निर्वाचित सरकार। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय संविधान का जो संरक्षक है, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा, अभी हाल ही में कल ही फैसला आया कि प्रवासी मजदूरों की समस्या संविधान में लिखी हुई है या शासन व्यवस्था में परिस्थितिजन्य एवं गत्यात्मक स्थिति है। तो आपका आंसर क्या होगा? परिस्थितिजन्य एवं गत्यात्मक स्थिति है, जिसको अपने को हैंडल करना है। अब इससे जुड़े हुए मुद्दे जो हैं, अर्थात क्यों, जब ऐसी स्थिति आई तो आज अपने को समझ में आ रहा है कि प्रवासी मजदूरों की समस्या क्यों है, तो हमको कौन से, यानी अति संवेदनशील मुद्दों का देखना है। कौन से मुद्दे देखना है? अति संवेदनशील। ये कौन से पहलू है भैया? ये व्यावहारिक पहलू है। कौन से पहलू है? व्यावहारिक पहलू। और व्यावहारिक पहलू में अपन देखेंगे अति संवेदनशील मुद्दे, जिससे समाज का एक वर्ग, एक व्यापक हिस्सा जिससे प्रभावित होता है। और ये अति संवेदनशील मुद्दे और इनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं, कौन सी योजना है भैया? कल्याणकारी योजना। इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में देखेंगे। कल्याणकारी योजना बनेगी कैसे? कौन बनाएगा? शासन प्रणाली, नीति निर्माण करता, इनका क्रियान्वयन कौन करेगा? कार्यपालिका। तो व्यवहारिक पहलू में हम लोग ये देखने की चेष्टा करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि गरीब एवं भूख से संबंधित विषय, मुद्दे, कल्याणकारी योजनाएं और संवेदनशील मुद्दे, संवेदनशील, अति संवेदनशील मुद्दे जो समय समय पर उत्पन्न होंगे। परिस्थितिजन्य, मैंने फिर कहा, व्यवहारिक पहलू का अर्थात क्या है? परिस्थितिजन्य एवं गत्यात्मक स्थिति है। परिस्थितिजन्य क्या, ये स्थितियां क्या है? विकास के लिए सरकारी नीतियां क्या हैं? विकास के लिए सरकारी नीतियां, विकास के लिए सरकारी नीतियां कैसे निर्धारित हों? और जब हमने नीतियां बनाई ली हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या आएगा इसमें भैया? कि इनका क्रियान्वयन कैसे हो। आप लोग समझ रहे हैं, पूरा 10 से 20 मिनट में इस क्लास में हम लोग ये समझने की पूरी कोशिश कर लेंगे कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ें कैसे। विकास के लिए सरकारी नीतियां, पहले तो इनका निर्माण का तरीका क्या हो, और निर्माण करने के बाद फिर देखें कि इसका क्रियान्वयन कैसे हो। और इस क्रियान्वयन के लिए आजकल एक महत्वपूर्ण, जो सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कहां महत्वपूर्ण है? आपके साक्षात्कार में महत्वपूर्ण है, निबंध में भी महत्वपूर्ण है। एक नए मुद्दे उभर के सामने आ रहे हैं कि अब सरकार पर्याप्त नहीं है, सरकार विकास नहीं कर पा रही, सरकार बेचारी दबी है, क्या क्या करे, सरकार मर जाए क्या? अर्थात सरकार के पास जो संसाधन हैं वो पर्याप्त नहीं है, जिससे कि हम सभी की आवश्यकताएं, सभी के इच्छाओं के अनुरूप कार्य कर पाए। तो इसके लिए क्या है? सरकार ने इसके लिए क्या करना चाहिए? हम नागरिक समाज की भी कोई भूमिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमारा उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना तो नहीं होना चाहिए। सरकार की आलोचना, सरकार तो बनाई हमने है ना, तो उसकी आलोचना हम क्यों करें? सरकार के कार्यों में सहयोग करें। वो सहयोग कैसे करें? कि कुछ काम सरकार के तंत्र के द्वारा किए जाए, तो कुछ कार्य समाज में
गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी किया जाए। बस ये व्यवहारिक पहलू है। गैर सरकारी शासन व्यवस्था, गैर सरकारी संगठन जिसको अपन बोलते हैं एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से भी किया जाए। कुछ काम स्वयं सहायता समूह के, स्व सहायता समूह के माध्यम से भी किया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत महत्वपूर्ण है संघ लोक सेवा आयोग और एमपीपीएससी में। सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग से टॉपिक ही है भैया। सेल्फ हेल्प, एसएसजी आप समझ रहे होंगे, पता नहीं क्या लिख दिया है सर ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप, समझ रहे हैं, लिख पा रहे हैं ना। एनजीओ ये तो जानते हैं आप, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। तो आप लोग क्या करना है, गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हमको क्या करना है, विकास प्रक्रिया में, इन लोगों के माध्यम से हमको विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। क्या करना है, निर्वहन करना है। अर्थात हम समझ गए कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, ये सरकार की सहायता करें, नागरिक समाज की सहायता, नागरिक समाज विकास की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण, आप देख ही रहे होंगे अभी कोविड-19 के समय जो कल्याणकारी काम, जो सहायता प्रदान करने वाले काम जो सरकारी संगठन कर रहे हैं, सरकारी तंत्र कर रहा है, साथ साथ हमारे गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह भी कर रहा है। कि शासन प्रणाली में क्या चाहिए, पारदर्शिता चाहिए। पारदर्शिता मतलब हमको ये बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा अपने को, कि निर्णय का आधार क्या है, शासन प्रणाली के निर्णय का आधार क्या है, और आधार जो है, निर्णय का जो आधार है, उस निर्णय के आधार से सभी को अवगत कराना है, कि ये तार्किक आधार है, इस आधार पर हमने निर्णय लिया है, सभी को अवगत कराना है। बात समझ रहे हैं ना। शासन की जवाबदेहिता भी आएगी। ई गवर्नेंस के माध्यम से भी हम लोग काम करेंगे। ई गवर्नेंस सिटीजन चार्टर के माध्यम से भी हम लोग कार्य करेंगे। और ये कैसी परिस्थितियां हैं, देखिए जब संविधान बना था तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि डीबीटी आएगा। सोचा था क्या किसी ने? सोचा था क्या उस 1947 में कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा? लेकिन आज डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, काय के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हितग्राहियों को सीधा लाभ सरकार के माध्यम से पहुंच रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक क्लिक में जो संबंधित व्यक्ति है, संबंधित हितग्राही है, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से प्राप्त हो पा रहा है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि तरह तरह की जो संस्थाएं, तरह तरह की जो काम करने की संगठन है, उस संगठन के काम को रेगुलेट कैसे किया जाए। तो कुछ विनियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरीज बॉडी है, विनियामक संस्थाएं, जिनको अपन लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे भैया। विनियामक संस्थाएं अर्थात कुछ एक विशेष तंत्र पर नियम, उनको रेगुलेट कैसे करें, उनके कार्य प्रणाली को किस तरह से व्यवस्थित करें। जैसे कि आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किसकी विनियामक संस्था है? बैंकों के विनियमन को देखता है, बैंकों की विनियामक संस्था है, बैंकों की विनियामक संस्था है, बैंकों की विनियामक संस्था है। आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसकी? संचार से संबंधित विनियामक संस्था है। आप देखेंगे इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक काय से संबंधित मुद्दे देखती है, काय से संबंधित मुद्दे देखती है, एक बीमा से संबंधित मुद्दे। आप लोग समझ रहे होंगे, बीमा से संबंधित मुद्दे, बीमा से संबंधित मुद्दे देखने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? विनियामक संस्थाओं के साथ साथ हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे, क्या देखने का प्रयास करेंगे, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं व्यवहारिक पहलुओं में। अब अगर आप समझ गए होंगे, पूरी बात समझ गए हैं, व्यवहारिक पहलुओं में समझ गए हैं, हम साथ साथ ये भी देखेंगे अर्ध न्यायिक संस्थाएं कौन सी हैं, क्वेसी ज्यूडिशियल सिस्टम, अर्ध न्यायिक संस्थाएं, ट्रिब्यूनल्स हैं, पंचायत हैं जो बनाए जाते हैं समय समय पर किसी विशेष मुद्दों के निराकरण के लिए, उनको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें इस स्थिति में कि भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था में
किसमें? भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था में कुछ हमारे पास कैसे पहलू हैं? सैद्धांतिक पहलू हैं, कुछ हमारे पास कैसे पहलू हैं? व्यावहारिक पहलू हैं, जिनका हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं और आप लोग भी समझ गए होंगे कि भारतीय राज व्यवस्था केवल संविधान तो नहीं है। अर्थात अगर हम इसका खंडन कर लें तो क्या करेंगे भैया? संविधान प्लस शासन प्रणाली, इन चीजों को हमारा अध्ययन इन चीजों को हमको अध्ययन करना है। हमको काय का अध्ययन करना है? संविधान का भी अध्ययन करना है और शासन प्रणाली का भी अध्ययन करना है। तो आप समझ गए होंगे, दोनों चीजें अध्ययन करनी है। अब अध्ययन करें क्या भैया? तो पहले हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान को देखने की कोशिश करेंगे, इसके सैद्धांतिक पहलू देखेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे और व्यवहारिक पहलुओं पर जाने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय संविधान अर्थात लागू कहां होगा? किसी देश पर लागू होगा ना, किसी राज्य पर लागू होगा ना। भारतीय संविधान अगर हम देखेंगे, भारतीय संविधान लागू कहां होगा? कहां लागू होगा? किसी देश पे, राज्य। यहां राज्य का मतलब मैं स्पष्ट कर दूं, या राज्य का मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड नहीं है। राज्य का मतलब एक देश। जहां भी बात करेंगे कि राज्य का मतलब अपन क्या लेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात भारतीय शासन व्यवस्था के, एक देश के। और गार्डनर ने इसकी परिभाषा भी दी राज्य की, कि राज्य के लिए क्या होना चाहिए? राज्य के लिए सबसे बड़ी बात यह होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। राज्य पर किस यूनिट को राज्य कहेंगे? भूभाग होना चाहिए। भारत के पास भूभाग है या नहीं? बोलो, है। भूभाग के साथ साथ फिर क्या होना चाहिए? जनसंख्या भी होनी चाहिए। जनसंख्या होनी चाहिए। भारत में जनसंख्या है या नहीं? बिल्कुल है। और जब जनसंख्या हो गई, भूभाग हो गई, तो राज्य के लिए क्या होना चाहिए? सरकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकार। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए राज्य के लिए? संप्रभुता। संप्रभुता। जब राज्य होगा तब तो संविधान लागू कर पाएंगे ना। और पॉलिटी के अनुसार राज्य की परिभाषा को अपन कैसे समाहित करेंगे? कैसे राज्य को देंगे? कैसे राज्य को देखेंगे? राज्य का तात्पर्य क्या होगा? भूभाग जो भारत के पास है, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य क्या होगा? आप लोग आगे देखिए। आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में, आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में, क्या लेने में? निर्णय लेने में, आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में हम लोग स्वतंत्र हों। आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में हम लोग क्या हों? स्वतंत्र हों। अर्थात भारत का शासक, भारत की जनता अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी दूसरों पर निर्भर ना करे। इसे बोलेंगे संप्रभुता। सरकार को हम लोग इस तरह से देखेंगे, सरकार को हम देखेंगे कि कुछ सरकार का मतलब क्या होगा? इसमें विधायिका वाला हिस्सा, विधायिका, विधायिका। दूसरा क्या रहेगा? कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा पार्ट क्या रहेगा भैया इसका? न्यायपालिका। इन तीनों चीजों की स्थापना की कोशिश करेंगे। विधायिका का मतलब क्या होगा? अगर आप विधायिका का तात्पर्य समझेंगे, विधायिका का काम क्या होगा? भारत में विधायिका का केंद्र के स्तर पर कौन भूमिका निर्वहन करता है? संसद। और संसद के कितने अंग होंगे? राष्ट्रपति, राज्यसभा, और लोकसभा। तीनों अंग मिलकर क्या निर्मित करेंगे? संसद। और संसद क्या करेगी? विधायिका। विधायिका अर्थात क्या करेगी? विधायिका अर्थात करेगी क्या? विधायिका ये करेगी, कानून का निर्माण करेगी। कानून का क्या करेगी? निर्माण करेगी। और निर्माण जब
राज्यसभा लोकसभा में जब निर्माण होगा तो कोई एक व्यक्ति कानून बनाएगा या परिचर्चा के माध्यम से कानून का निर्माण होगा? परिचर्चा के माध्यम से, अर्थात डिबेट के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, चर्चा के द्वारा क्या करेंगे हम? कानून का निर्माण करेंगे। किसके लिए? कौन से कानून का निर्माण करेंगे? उस कानून का निर्माण करेंगे जो इस देश के लिए लागू हो, जो इस देश के लिए क्या हो? लागू। जब ये कानून बन जाएगा तो इसको क्रियान्वित करने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका हमारे पास है। कार्यपालिका में फिर दो अंग, एक तो होगी बेटा राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका का तात्पर्य क्या होगा? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल अलग है, कैबिनेट अलग चीज है। कैबिनेट के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल का एक छोटा हिस्सा कैबिनेट, मंत्रिमंडल, लेकिन इसके अधिकार ज्यादा है कैबिनेट। मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री होते हैं? केवल वही मंत्री होंगे जो विभिन्न विभिन्न विभागों के प्रमुख हैं। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होंगे? सभी मंत्री। अगर आप निश्चित रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो गया? ये हो गया मंत्री परिषद। क्या होगा ये? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे बड़ी, यानी सभी लोग, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एज वेल। प्रधानमंत्री इस मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे, मुखिया होंगे। कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय अर्थात विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, अगर विभिन्न विभिन्न मंत्री हैं, विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों के मुखिया, मंत्री, उनको क्या बोलेंगे भैया? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, जिसे बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। तो मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा क्या हो गया? कैबिनेट मंत्री। इसके साथ साथ ही कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए क्या होंगे? राज्य मंत्री, उस विभाग के राज्य मंत्री। और क्या होंगे? उपमंत्री, उपमंत्री। ये राज्य मंत्री और उपमंत्री, राज्य मंत्री का मतलब राज्य से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए है। जैसे अभी वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण जी। उनके राज्य मंत्री कौन? अनुराग ठाकुर जी। आप लोग अभी इसलिए मैंने उदाहरण लिया है कि वित्त मंत्री अगर निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्रालय का फाइनेंस मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, तो इनकी सहायता के लिए कौन है? इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री कौन है? इनका जो राज्य मंत्री हैं वो अनुराग जी, अनुराग ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी इनके कौन है भैया? राज्य मंत्री हैं। तो ये राज्य मंत्री क्या करेंगे? इनकी सहायता के लिए, सहायता के लिए। आप लोग अभी इसका एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं, कोविड-19 के दौर में अभी जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो पैकेज की घोषणा की गई, उस पैकेज में दोनों ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, दोनों ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। तो समझ गए, ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का मतलब मंत्रिमंडल, उपमंत्री, राज्य मंत्री। एक चौथा हिस्सा और होता है इसका, वो होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि इनके विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं है, इनको ही प्रभार दे दिया गया है। किंतु ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं है इनका। अगर कैबिनेट की बैठक होगी उनमें इनको आमंत्रित नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि इनके विभाग से संबंधित कोई निर्णय लिया जाएगा तो इनको बुलाया जा सकता है, किंतु इनकी सलाह को मानने के लिए कैबिनेट बाध्य नहीं। बात समझ गए?
मंत्रिपरिषद मीन्स बड़ा डायमेंशन, इसे क्या बोलेंगे? राजनीतिक कार्यपालिका। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उपमंत्री और मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मंत्री। यहां मंत्रिमंडल में यहां क्या लिखें? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, बात समझ रहे हैं ना? तो सरकार का दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका का भी एक जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? राजनीतिक कार्यपालिका, जिसको आप लोग समझे। साथ ही साथ राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए। प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, संघ IAS IPS भी भारतीय पुलिस सेवा के लोग हैं। आप लोग अगर MPPSC तो डिप्टी कलेक्टर, DC जिसको बोलेंगे, डिप्टी कलेक्टर, और DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक्सेट्रा, अन्य तरह के जो प्रशासनिक अधिकारी, सभी प्रशासन जिनकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप समझिए आप सरकार का अंग बनने जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। जब जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसका तार्किक विभाजन भी करना अनिवार्य है। तार्किक विभाजन के साथ साथ हमको यह भी देखना अनिवार्य है कि हम किस तरीके से पढ़ें। तो ये प्रशासनिक कार्यपालिका, IAS IPS डिप्टी कलेक्टर DSP वगैरह, जिनके लिए आप तैयारी करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बनने जा रहे हैं। तो समझ गए, विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है उस कानून को क्रियान्वित करना। क्या बनाया गया कानून संविधान के अनुरूप है? क्या कानून संविधान के अनुरूप है? संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या नहीं है? मूल भावना के अनुरूप है या नहीं? अनुरूप है या नहीं? क्या संविधान, कानून संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या नहीं? ये देखने का काम कौन करेगा भैया? न्यायपालिका। कौन करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका ये देखेगी कि विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो यही है ना हमारा कि संविधान में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति, संविधान में दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो आप समझ गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों ही पहलुओं को अपने को सरकार के अंतर्गत देखना है। और क्या कहा? राज्य का मतलब क्या होगा? राज्य का मतलब क्या होगा कि निश्चित भूभाग हो जो हमारे पास है, जनसंख्या बिल्कुल है। और जब जनसंख्या से संबंधित विषय आएंगे तो शासन प्रणाली में एक चीज और जुड़ जाएगी, और एक चीज और जुड़ जाएगी शासन प्रणाली में। और वो शासन प्रणाली में क्या चीज जुड़ जाएगी भैया? वो एक चीज यह जुड़ जाएगी कि इस जनसंख्या का विकास कैसे करे और क्या करे? मानव संसाधन, मानव संसाधन का विकास। ये मुद्दा भी हम लोग देखेंगे। मानव संसाधन का विकास कैसे करें? जनसंख्या क्या हो सकती है? भार हो सकती है। जनसंख्या भार हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा भार है, भार हो सकती है, हो सकती है। किंतु जब ये जनसंख्या मानव संसाधन में बदल जाएगी, काय में बदल जाएगी? मानव संसाधन में परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, तो ये संसाधन में बदल जाएगी। तो ये देश के लिए काय का काम करेगी बेटा? ये देश के लिए संपत्ति का कार्य करेगी। जब तक कोई केवल जनसंख्या है तो देश के लिए लायबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जनसंख्या को मानव संसाधन में बदलने के लिए भारत सरकार में तो मानव संसाधन MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रमुख भूमिका है। तो इन सारी
चीजों को पढ़ने के लिए, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमारा प्रयास क्या रहेगा बेटा? हमारा प्रयास रहेगा कि भारतीय संविधान को पढ़ने की कोशिश करें। तो भारतीय संविधान को पढ़ें कैसे? सवाल यह है कि भारतीय संविधान होता क्या है, संविधान है क्या? अगर 3 नंबर के भी प्रश्न आते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तब से लगातार पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में लिखें कैसे? सवाल ये भी है। तो संविधान क्या है? तो हम लोग हेडिंग लगाएं, आप लोग हेडिंग लगाएं, लिखें संविधान क्या है। केवल भारतीय संविधान नहीं, संविधान क्या है? संविधान क्या है? क्या है? क्या है? क्या है संविधान? तो संविधान कानूनों का दस्तावेज, संविधान कानूनों का दस्तावेज या प्रलेख है। प्रलेख मतलब एक लिखा हुआ हिस्सा है, प्रलेख है। संविधान कानूनों का दस्तावेज या प्रलेख है जो क्या करता है? अभी आपने देखा होगा, अभी इतनी सारी चीजें अपने देखने शासन व्यवस्था के लिए कि हमको ये चाहिए, हमको कार्यपालिका चाहिए, हमको विधायिका चाहिए, हमको न्यायपालिका चाहिए। तो इन सब के प्रावधान संविधान में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बताइए, इन सब के प्रावधान होने चाहिए। तो संविधान है क्या? कानूनों का दस्तावेज या प्रलेख है जो राजनीतिक व्यवस्था की, प्रलेख है जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। समझ गए? संविधान क्या है? किसी भी देश का संविधान क्या है? संविधान कानूनों का दस्तावेज या प्रलेख है जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है तथा यह बताता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य, तथा यह बताता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य क्या होना चाहिए? आप ही लोग बता दें, क्या संबंध हो, क्या संबंध होना चाहिए, क्या संबंध हो, क्या संबंध होगा। आपने भी देखा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो संविधान ही बताएगा इनमें संबंध क्या है, आपस में किस तरह से अंतः संबंधित है और इनकी भूमिका क्या है। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में क्या देखेंगे, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है, सबकी शक्तियां बटी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के विषयों को हम देख नहीं सकते। अभी देखा ही है, कल ही प्रवासी मजदूरों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि हे सरकार, जागो जागो, मजदूर रो रहा है, मर रहा है, उसको घर पहुंचाओ, उसको खाना दो, क्योंकि तुम कौन हो? सरकार हो। ये कौन कह रहा है? न्यायपालिका। किससे कह रही है? सरकार से। सरकार किससे कह रही है? कार्यपालिका से। कार्यपालिका में कौन कह रहे हैं? वित्त मंत्री आके पैकेज की घोषणा कर रहे हैं, उसको क्रियान्वयन कौन कर रहा है? हमारे आईएएस, पीसीएस अधिकारी, सचिव, पटवारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनको आप कोरोना योद्धा बोल रहे हैं आज की तत्कालीन परिस्थिति में। तो संविधान क्या बताएगा? संविधान कानूनों का दस्तावेज या प्रलेख है जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है तथा यह बताता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य संबंध क्या है और उनकी शक्तियां क्या है, और उनकी शक्तियां क्या है, शक्तियां क्या है। साथ ही यह भी बताता है, साथ ही यह भी बताता है, हम लोग भी तो, हमारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है ना, बताता है कि नागरिक व राज्य के मध्य क्या संबंध है। नागरिक व राज्य के मध्य क्या संबंध है,
क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्या संबंध है, अर्थात क्या संबंध होगा। समझ गए? तो संविधान क्या है जिसको अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। संविधान कानूनों का दस्तावेज या प्रलेख है जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, और यह भी बताता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य क्या संबंध होगा। साथ ही यह भी बताएगा कि उनकी शक्तियां क्या होंगी, और यह भी बताएगा कि नागरिक समाज और राज्य के मध्य क्या संबंध होंगे। अगर राज्य नागरिकों को मौलिक अधिकार देगा, क्या देगा? मौलिक अधिकार देगा संविधान, तो नागरिकों के भी इनके प्रति क्या कर्तव्य होंगे, राज्य के प्रति कर्तव्य होंगे या नहीं होंगे, यह निर्धारित करने का काम कौन करेगा? भारतीय संविधान करेगा। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे, अर्थात हमको ऐसा कानूनों का दस्तावेज तैयार करना है जो हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो समझ गए भारतीय संविधान, यानी अर्थात ये सारी चीजें हमको ऐसा दस्तावेज चाहिए, ऐसा दस्तावेज चाहिए जो क्या बताए, ऐसा दस्तावेज चाहिए जो हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा कौन? क्या हम किसी से उधार ले लें, क्या हम डाउनलोड कर लें, क्या हम किसी देश की संविधान की कॉपी कर लें? ना, गंदी बात। हमारे देश की जनता ही हमारे देश के संविधान को बनाएगी और तय करेगी कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या होने चाहिए, हमारे संविधान की मूलभूत बातें क्या होनी चाहिए जो हमारे देश की जनता की, देश की परिस्थितियों के अनुसार हमारे उद्देश्यों को पूरा कर सके। ये तय कौन करेगा? भारत की जनता। किसके लिए तय करेगी? अपने लिए। लागू कौन करेगा? खुद लागू करेगी। इसलिए अपन देखेंगे हम इस संविधान को क्या करेंगे? अधिनियमित करेंगे, अंगीकृत करेंगे और आत्मार्पित भी करेंगे। क्या करेंगे? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। प्रिय विद्यार्थियों, ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हैं। अगली कक्षा में अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने की कोशिश करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें जो विभिन्न सैद्धांतिक पक्ष हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न है, उनका आपको स्वागत है। सुझाव और प्रश्नों के लिए सदैव आभारी रहूंगा। आप किसी भी तरह के सवाल मुझसे ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।